लाइफ में बहुत फेलियर्स आए, मतलब मुझे सिलेक्शन लेने में एक तरीके से बहुत टाइम लग गया। मुझे आज भी याद है, 3 रात लगातार मेरी आंखें खुली हुई थी, नींद नहीं आई थी मुझे। वॉलीबॉल जो मैं सुबह, जिसके बिना दिन नहीं निकलता हमारा, वॉलीबॉल खेलना बंद, जिम जाना बंद, बाहर निकलना बंद। सिर्फ मैं जितनी देर जग रहा हूँ मेरे हाथ में किताब होती थी। दोस्त के पास गया अपनी बाइक लेके मिलने, उसको बोला चल घूमने चल रहे हैं। बाइक खड़ी है, चलना है घूमने, और मैं पैदल चल दिया। उसने पकड़ लिया वहां से। उसने पकड़ लिया, भाई क्या हो गया तुझे? कौन कौन से ऐसे लक्षण है, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हैं, तो आपको ये लगता है कि हाँ सर ये चीजें जब जब सिम्टम दिखाई देते हैं तो समझिए कि कोई दिक्कत है, और फिर उसका इस तरीके से समाधान करिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे बच्चे, आज मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे से जिसकी रैंक है 26 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक। और पोस्ट मिली है कौन सी बच्चे? सर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इसको पोस्ट मिली हुई है। और ये है बच्चा कहाँ से? एटा मैनपुरी से। तो इससे बात करते हैं और इसकी पूरी जर्नी के बारे में जानते हैं। पर पहले तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दियो। ये मान ले ये कोई पुल है, ये कोई ब्रिज है, ठीक है। रात का टाइम है और तेरे साथ तुम चार लोग हो, ए बी सी डी। ए अकेला इस ब्रिज को पार कर सकता है 1 मिनट में, बी पार कर सकता है 2 मिनट में, सी पार कर सकता है 7 मिनट में, और डी पार कर सकता है इस ब्रिज को 10 मिनट में, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि एक लालटेन है, क्योंकि अंधेरा है तो लालटेन का प्रयोग करना पड़ेगा। और शर्त यह भी है कि एक बार जो पुल पार करने जाएगा ना, तो 2 ही आदमी जा सकते हैं, यानी कोई भी 2 आदमी जाएंगे। तो 2 आदमी जाएंगे तो लालटेन लेके जाएंगे। और पहली शर्त यह कि 2 आदमी जाएंगे। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि जाएंगे ना तो जिसकी स्पीड धीरे होगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि लालटेन एक है, दोनों को रास्ता दिखाना है। मान लो मेरी स्पीड है 10, तेरी स्पीड है 20, तो चलना तुझे किस स्पीड से होगा? 10 पे। 10 से। और एक जो धीरे चल रहा होगा उसे यहां छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो तेज चलने वाला है वो वापसी यहां आएगा लालटेन लेके अपनी स्पीड से, फिर दोबारा एक को लेके जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो बता कितने मिनट का टाइम लगेगा? और आखिरी में लालटेन जिससे यहां पे उधार ली हुई है वहीं पे वापसी देके जानी है। तो कितना टाइम लगेगा कि चारों के चारों यहां पहुंच जाएंगे। चल, तेरा सवाल स्टार्ट होता है यहाँ पे। AIR रैंक 26, लिख दो। ऑप्शन है 26, 26, 26, 26। सोच, लगा दिमाग। धीरे वाले को लेके जाना है हमें। नहीं, किसी को भी ले जा, चारों में किसी को कभी भी ले जाओ, लेकिन कम से कम टाइम में पहुंचना है। लालटेन आखिरी में वापसी छोड़ के जानी है और पहुंचना है यहाँ चारों को। तो पहले 10 और 1 को ले जा। तू अपना करता रहे और बताता रहे। वो कटी रात मैंने सपने में तू आई नहीं। ये SSC का पेपर है राजा, जिंदगी में टेस्ट चलते रहेंगे। 10 या 11 मिनट 7 या 1। जो वीडियो देख रहे हैं, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप लोग भी आंसर बताओ, कम से कम कितना समय लगेगा कि जिसमें आखिरी तक चारों के चारों उधर चले जाएं और लालटेन वापसी जरूर देके जानी है। 23 मिनट सर। नाइस यार। ये सवाल जानता है किसका है? UPSC CSAT 2024 का, जिसपे पूरी दुनिया हंगामा काट रही है। जो बच्चे CSAT की तैयारी कर रहे हैं वो कान खोल के सुन लो। ये कितनी देर लगाई होगी इसने? मुश्किल से 20 सेकंड 40 सेकंड लगाए होंगे, और जबकि क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, मैंने वर्बली बोला हुआ है। 40 सेकंड में इस बच्चे ने कर दिया। तो ये समझ लेना CSAT बहुत आसान होता है। जिस बच्चे ने SSC की तैयारी की उसके लिए CSAT कुछ भी नहीं होता। अब इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। अब अपने बारे में बता। पहला टेस्ट तेरा क्लियर, तेरी रैंक आई 1। अब बता। सर मेरा नाम रजत कुमार है। मैं यूपी में एटा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ।
मम्मी हाउसवाइफ है, हम्म पापा आर्मी से रिटायर्ड है, हम्म छोटी बहन है वो जॉब कर रही है। अच्छा हाँ। हम्म और मेरा एसएससी में 26 रैंक आई है, जीएसओ। हम्म अच्छा, तो तूने मुझे अब अपनी पूरी जर्नी के बारे में बता, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि आप कहाँ से पढ़े, आपने क्या पढ़ा। बच्चों की इंटरेस्ट इस बात में है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो लाइफ में फेल होने के बहुत रिस्क होते हैं। हर बार अपने में सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, यार मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरा नहीं हो पाएगा। हम भी भगवान से, मैं भी कुछ मांगता हूँ सुबह उठ के, तो मैं यही कहता हूँ कि भगवान मुझे गलत रास्ते पर मत ले जाना। यानी मुझे भी कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है कि कोई चीज मैं गलत ना कर दूं। तो आप तो बहुत बड़ी जर्नी जी के आ रहे हैं, जहां पे बहुत बार सेल्फ डाउट आता होगा, डिप्रेशन जैसी स्टेज आती होगी, है ना, जहां आदमी का कई बार मन करता है कि यार छोड़ ही दो, मेरे से नहीं होगा। उस समय क्या करते हो, और तुम्हारे में क्या ऐसी स्टेज आया तुम्हारी लाइफ में, वो बता। सर फेलियर तो लाइफ में बहुत फेलियर्स आए, मतलब मुझे सिलेक्शन लेने में एक तरीके से बहुत टाइम लग गया। हम्म मैं शुरू से सर डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता था। हम्म तो एनडीए के थ्रू। एनडीए दिए 12th के बाद, हम्म 2 बार एनडीए से एसएसबी इंटरव्यू भी दिया, हम्म इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। हम्म फिर ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस, हम्म एफकेट, एनसीसी की थी ग्रेजुएशन में, तो एनसीसी स्पेशल एंट्री, हम्म सारे एसएसबी दिए। हम्म पर एक एसएसबी ही सामने था जो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। नाइस। उसके बाद जब एसएसबी की एज खत्म होने लगी, हम्म 24 एज होती है उसकी, हम्म जब खत्म होने लगी तो मैंने सोचा अब इसमें तो होगा नहीं कुछ और। तो फिर दोस्त मेरे एसएससी की तैयारी कर रहे थे, हम्म फिर मैं एसएससी के फील्ड में आया। हम्म दोस्तों से पता चला कैरियर के बारे में, हम्म तो फिर तैयारी ये कब शुरू की की। बात है? सर 2021 की 2021 की ग्रेजुएशन कंप्लीट थी या चल रही थी उस समय? कंप्लीट हो चुकी थी, अच्छा। क्योंकि 20 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। हम्म उसके बाद में मैं 1 साल उधर ही लगा रहा डिफेंस में। सीडीएस हाँ, में। एक एसएसबी क्लियर होने की देर है, हम्म मैं लेफ्टिनेंट बन जाऊंगा। हाँ, तो पहला टारगेट लेफ्टिनेंट का हाँ। था। तो तूने एसएससी तब तक सोचा ही नहीं था? हाँ, यार पता ही नहीं था। पता भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं दोस्तों के बीच में रहता था जो उसकी तैयारी करते थे। हम्म फिर एसएससी फील्ड में आया, हम्म यहाँ पे बैचेस लिए तैयारी शुरू की। हम्म मुझे ये था कि मैं फेल नहीं हो सकता, मेरा तो हो जाएगा। अच्छा। और होता ही है अपने अंदर से कॉन्फिडेंस। हम्म ये जाकिर खान कहता है ना कि अपनी स्टोरी में हर हर कोई हीरो होता है। हीरो होता है। तो हम भी लगे हुए थे। हम्म 2021 का मैंने फॉर्म भरा, हम्म मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, एसएससी का। एसएससी का, हम्म सीजीएल का। हम्म फिर 2022 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, हम्म और 2021 में ही यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी आई थी अप्रैल में। बिल्कुल आई थी। तो उसमें मैं श्योर था कि इसमें तो आराम से हो जाएगा, पेपर ठीक। भी अच्छा हुआ था, हम्म फिजिकल भी क्लियर हो गया, हम्म डीवी भी हो गया, फाइनल मेरिट में बाहर हो गया मैं। अच्छा। नॉर्मलाइजेशन में भी जो भी हुआ, फाइनल मेरिट में बाहर हो गया मैं। हम्म फिर वापसी आ गया। अब सर उसके बाद होने के बाद उसमें मैं श्योर था कि मेरा हो ही जाएगा। हम्म मैंने पढ़ाई वढ़ाई सब बंद कर दी थी। हम्म 3-4 महीने फिजिकल की तैयारी की, हम्म फिजिकल हुआ, 1.5-2 महीने रिजल्ट का इंतजार किया। और करीब ये तो कौन सा टाइम था? ये सा, 2022 की बात है। कौन सा महीना? 2022 के जून में रिजल्ट आया था। अच्छा, तो उसके बाद तूने छोड़ दिया पढ़ना? मैंने पढ़ाई पहले ही छोड़ दी थी, नवंबर में पेपर हो गया था। अच्छा। नवंबर में प्री हो गया था हम्म कि अब तो अपन फिजिकल देना है, और हो गए, काम हो गया। हम्म पर जब रिजल्ट आया नहीं हुआ। हम्म अब सर की क्या किया जाए, हम्म और तैयारी भी गैप हो चुका है, हम्म शुरू से करनी पड़ेगी। तो ये सब ना डर बैठ गया अंदर सर। अच्छा। ये डर मैं किसी को बताया नहीं, हम्म अंदर ही अंदर घुटते घुटते मैं चला गया सर डिप्रेशन फेज में। अच्छा। मुझे आज भी याद है, 3 रात लगातार हम्म मेरी आंखें खुली हुई थी, नींद नहीं आई थी मुझे। उत्तरी। घर वाले डर गए। हाँ। किस्मत अच्छी ये थी कि मेरे दोस्त उस टाइम घर पे ही थे। कैसे? कुछ भी, या किसी काम से आए हों या हम्म हो, 2-3 दोस्त हैं। निखिल शर्मा हो गया, हम्म आकाश है, प्रद्युम्न तिवारी है, अच्छा। दीपक है, हम्म विशु है, हम्म और एक भैया है विवेक भैया। हम्म मतलब ये लोग उस टाइम शहर में ही थे। हम्म तो मैंने सिर्फ आकाश को बताया था कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है, तू घर आ जा। हम्म ये 3-4 लोग इकट्ठे आए। अच्छा। वैसे कभी घर पे बैठना नहीं होता। हम्म उस दिन, उसके बाद करीब 1 महीने हम्म डेली शाम को 2-2 3-3 घंटे मेरे साथ बैठना। हम्म वो एक ही बात समझा रहे बार बार कि भाई टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ रोंगटे खड़े हो रहे हैं। समझ तो सकता वो हूँ। फेज था सर। हम्म फिर घर वाले भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं ऐसा कुछ पहले कभी। और पर गांव देहात में ऐसा होता भी नहीं है। गाँव या तो घर वाले तो ये सोचते हैं कि ये डर जाते हैं कि ये है क्या चीज़, हम्म ठीक कैसे करेंगे इसको। हम्म बट भैया थे और जो दोस्त थे, उन्होंने ये चीज़ देखी हुई थी पहले, तो उन्होंने समझा। मेरी सर दवाई चली 1.5-2 महीने।
अच्छा। दवाई तक लेनी पड़ी मुझे साइकेट्रिस्ट से। फिर उस फेज से बाहर आए। फिर मेरा ये था कि फिजिकल तो मेरा सही है, सीपीओ कर लेंगे। सीपीओ दिया। 2023 का सीपीओ प्री हो गया क्लियर, में फिजिकल हो गया क्लियर, मेंस हो गया क्लियर, मैं मेडिकल आउट हो गया। तेरी ऐसी तैसी लगातार फेल्योर है लाइफ में, एनडीए में फेल्योर, फिर सीडीएस में, एफ कैट में, फिर फॉर्म रिजेक्ट होना, उसके बाद क्या था, सीएचएस, सीपीओ सीपीओ रिजेक्ट होना, सीपीओ में सब कुछ हो गया, लास्ट में रह गया। मेडिकल में आउट हो गया मैं। अगर मेडिकल फिट होता तो मैं सिलेक्शन था, सिलेक्शन, नंबर अच्छे थे। अब फिर मैंने मन बना लिया था कि अब मैं एसएससी की आगे नहीं दूंगा, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ एमबीए करने और अपना कुछ और कर लूंगा। ये किस समय की बात है? ये सब पिछले साल अप्रैल मई की बात है। 8 मार्च को मुझे मेडिकल अनफिट किया था और होली के बाद ही मैंने मन बना लिया था अब नहीं करूँगा तैयारी, हो गया मेरा। पर दोस्तों ने समझाया बहुत कि इतना तक आया है और सिलेक्शन तो तेरा हो ही गया था, मेडिकल फिट होता तो सिलेक्शन था, तू एक सीजीएल अटेम्प्ट जरूर दे। मैं कहा चलो ठीक है, ये सिलेक्शन एसएससी भी देंगे और केट की तैयारी कर लेते साथ में। अच्छा। हाँ, अगर एसएससी में नहीं हुआ खुदा न खास्ता तो वहां शिफ्ट हो जाऊंगा, केट से एमबीए कर लेंगे। ठीक है, तो फिर तैयारी शुरू की। इस बार मैं इस फेज में था कि मैं जी जान लगा दूंगा, अगर नहीं भी हुआ तो मन में ये नहीं रहेगा कि भाई थोड़ा और पढ़ लेता। इस तरीके से तैयारी की। प्री में अच्छे नंबर आए, स्टेट की कट ऑफ भी क्लियर हो गई। फिर इधर कैट में भी 93% आ गए। गुड। ये अभी लेटेस्ट वाले सीजीएल की बात कर रहा है तो? अभी सर अभी। हाँ, जिसके लिए आज हम बैठे हैं। हाँ, सितंबर में 18 सितंबर को मेरा प्री था। और 24 नवंबर को कैट का पेपर था। दोनों में अच्छा रिजल्ट हुआ। और प्री में क्या स्कोर आया टोटल ओवरऑल? 163। 163 ओवरऑल। और मैथ में क्या स्कोर था? मैथ्स में फुल थे, 50 मैथ्स में फुल। और रीजनिंग? इतना स्कोर याद नहीं मुझे। लगभग 45 से लगभग ऊपर ही है सारे। इंग्लिश? इंग्लिश में भी 45 46 के आसपास है। और जीके में थोड़े कम है। अच्छा। हाँ, 22 के आसपास है। हाँ, फिर उसके बाद कैट में भी स्कोर अच्छा रहा। तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए मतलब कॉलेजेस देखे उधर कर रहा था। लेकिन जब प्री का रिजल्ट आया उसके बाद मैंने कहा 1.5 महीने, 6 दिसंबर को रिजल्ट आया था और 18 जनवरी को पेपर होना था, लगभग 1.5 महीना था मेरे पास। उसके बाद सर वॉलीबॉल, जो मैं सुबह जिसके बिना दिन नहीं निकलता हमारा, वॉलीबॉल खेलना बंद, जिम जाना बंद, बाहर निकलना बंद। और ये कितने टाइम के लिए किया? लगभग 1.5 महीने। सिर्फ मैं जितनी देर जग रहा हूँ मेरे हाथ में किताब होती थी। अच्छा। हाँ, मैं कहा इस बार ये नहीं रहना अपने अंदर कि भाई थोड़ी और पढ़ लेते तो कुछ हो जाता। जी जान लगा के पढ़ाई करी, सब ठीक हो गया और सिलेक्शन हो गया सर। नाइस। कल मैं कैसे एक इंटरव्यू शूट कर रहा था, एक बच्चा था जस्सी करके, उसने कहानी बताई थी कि एक कोई ग्रुप बैठा हुआ था, और ये आप सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आप सबको ये समझना होगा। तो उस ग्रुप में जो ग्रुप का लीडर था, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है और क्लास में मैं ही खड़ा और मैंने कहा कि यार सब अपने हाथ उठाओ, तो सब ने इतने हाथ उठाए। फिर उसने कहा यार थोड़ा और ऊपर करो, और ऊपर उठाओ, तो इतने करे। बोला और अच्छे से उठाओ, तो इतने कर दिए। फिर उसने कहा कि यार एक बात तो तुमने पहली बार में इतना क्यों नहीं किया? तुम पहले इतना कर रहे, फिर इतना कर रहे, फिर इतना कर रहे हैं। अगर तुम फर्स्ट टाइम पे इतना कर दोगे तो उससे ऊपर होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी फिर। तो यही एक सोच है कि आप एक बार अगर पूरा ताकत से जोर लगा देते हैं ना, तो उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलता है, बजाय कि किस्तों में ताकत लगाई जाए। सही है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताना कि आपको ये रिकॉग्नाइज कैसे हुआ कि मैं डिप्रेशन में हूँ? सर रिकॉग्नाइज का मेन मुझे परेशानी हुई, जैसे रात में नींद नहीं आई मुझे। मैं सोचा रात में नींद नहीं आई, सुबह सो लेंगे। सुबह ही मैं लेटा रहा, आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ पर बेचैनी हो रही है। आंखें बंद करी, 10 मिनट लेटा हूँ पर नींद ही नहीं आ रही, उठ के बैठ गया हूँ। 2 रात हो गई, फिर घबराहट होने लगी। मतलब अगर धूप में बैठ रहा हूँ तो गर्मी लग रही है, कमरे में अंदर बैठ रहा हूँ ठंड लग रही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। और न खाना खाने का मन नहीं कर रहा, पानी पीने का मन नहीं कर रहा। हाथ ना जैसे ये उंगलियां भी नॉर्मल दिख रही हैं, सिकुड़ने लगी थी। अच्छा। तो और फिर 3 रातें हो गई सर। जब तो सबसे पहले किसको बताया? पता है किसी को नहीं, मम्मी को डाउट हुआ कि अच्छा, उनको खुद ही डाउट हुआ? 2 दिन से खाना नहीं खा रहा, कुछ गड़बड़ है, कुछ दिक्कत है। मैं वहाँ पर शाम को दोस्तों से मिलता था, दोस्त के पास गया अपनी बाइक लेके मिलने, उसको बोला चल घूमने चल रहे। बाइक खड़ी है,
चलना है घूमने, और मैं पैदल चल दिया। माइंड उसने एक्टिव पकड़ लिया वहां से, हाँ उसने पकड़ लिया, भाई क्या हो गया तुझे? हम्म, तो वहां से फिर दोस्तों ने समझ में आया, फिर बैठे हम, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये दिक्कत है। वहां से खुली बात। तो अगर तू आज कामयाब हो गया और तेरी AR-26 है, GSO तुझे मिला हुआ है, ये JSO में होगी ना हाँ, AR, और जीएसओ में। वैसे इन जनरल नहीं है, नहीं सर, वो एक ही लिस्ट में आता है एक ही नाम, लिस्ट या में तो आता इसमें है। आएगा या उसमें आएगा। तो मुझे एक चीज बता कि तू उस दौर से गुजर चुका है, और मैं तेरा इंटरव्यू इसी चीज पे ले जाना चाह रहा हूँ कि कोई नया बच्चा है तो उसको कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, या कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि मैं डिप्रेशन की स्टेज में हूँ, या मैं उतना हेल्दी नहीं सोच रहा हूँ। तो किस कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, क्योंकि आप उस दौर से गुजर चुके हैं, तो आपको ये लगता है कि हाँ सर, ये चीजें जब जब सिम्टम दिखाई देते हैं तो समझिए कि कोई दिक्कत है, और फिर उसका इस तरीके से समाधान करिए, वो बता। सबसे पहले तो है कि आपको ये नहीं करना कि छुपा ले हम इस बात को, हम्म लोगों को बताओ, बात करो, दोस्तों के बीच में बैठो। एक बार को हो सकता है कि आपके माँ बाप समझ ना पाए, पर वो आपकी चिंता करते हैं, हम्म वो चाहते हैं आप सही सलामत रहें, बढ़िया रहें। हो सकता है वो ना समझ पाए, पर दोस्तों के साथ बैठो, मिलो। दिक्कत क्या होती है, हम जैसे एंग्जाइटी, हम्म हाथ पैर कांपने लगते हैं, हम्म मन में घबराहट होती है कि होगा या नहीं होगा, ये तो नॉर्मल बात है। बिल्कुल। बट जब इसको लेके नींद नहीं आ रही, और दो बेचैनी दो हो दिन रही तीन है। दिन नहीं आ रही, हाँ, 3 दिन नींद नहीं आना 3 दिन बड़ी बात नींद है। नहीं आई मुझे सर, मैं डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। तो जब भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको छुपाओ मत, हम्म दोस्तों से बात करो, मिलो लोगों से, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी, पढ़ाई तो चल रही है, पर कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम तो रखो कि हम किसी से खुल के बात कर लें। बात करें, बहुत जरूरी है। और मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि आज के समय में कंपटीशन अपने आप में एक दलदल है ना, और कई बार ऐसा होता है कि इस दलदल को एक झटके में पार कर दिया जाए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर झटके खा खा के गुजरा जाए ना, तो आप हर झटके में नीचे जाते रहते हैं, हर झटके में नीचे जाते रहते हैं, और वहां से बाउंस बैक करके बाहर आना सच में थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैं आप सब लोगों को 2-3 सलाह यहाँ पे देना चाहूंगा। पहली, कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए, फ्रेंड सर्कल, जिनमें आप अपने मन की बातें कह पाएं, क्योंकि ये समस्या इतनी बड़ी है जिसको हम यह बातों में समझा नहीं पा रहे हैं। और इस समस्या में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वो इलाज ढूंढ ही नहीं रहे होते। तो पहली चीज, अच्छा ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट करिए, जितना हो सकता है ना, कम्युन पंथी जिसे हम कहते हैं ना, हंसी मजाक में, उस लेवल पे हंसिए, क्योंकि हंसी एक ऐसी डोज है जो बहुत हेल्प करेगी आपको उस चीज से बाहर निकलने में। जहां मैं गलत हूं आप मुझे जरूर नहीं बताना, सही है, क्योंकि मैं जिंदगी में ऐसी स्टेज पे गया नहीं। नहीं सही तो सही कह रहा है। आप गए हैं तो आप ज्यादा बेटर बता पाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है एक फिजिकल एक्टिविटी आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जैसे मैं हूँ, जयदीप सर हैं, गोपाल सर हैं, और हम जितने भी टीचर्स हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं संडे को। देखो, हम भी बिजनेस भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल काम है हमारा पढ़ाने का ना, और इसमें हर तरीके की चीजें होती हैं। सुबह से शाम तक 10 चैलेंजेस आते हैं, उनको फेस करते हैं, टैकल करते हैं, नई चीजें बनाते हैं, टेक वाइज, कंपटीशन वाइज बहुत चैलेंज होते हैं इस जॉब में भी। ऐसा नहीं कि बहुत आसान है बिजनेस करना। और सारे के सारे फैमिली मैन है, शादीशुदा है, तो वहां से भी कभी कभी प्रॉब्लम होती है, आदमी को टेंशन होती है। तो हमने हमेशा ये सोचा हुआ है, और हम ये जानते हैं कि एक दिन हम क्रिकेट खेलते हैं, और वो मतलब बड़ा प्रोफेशनल मैच खेलते हैं हम। तो उस मैच में ना 2-2.5 घंटे का एक ऐसा वक्त आता है जब मैच फंसता है, तो उस समय हम ये नहीं सोच रहे होते कि हम टीचर हैं या बच्चे का ये वो घर बार बच्चों का कुछ नहीं, हमारा सारा फोकस उस मैच पे होता है। और अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम में भी है ना अपने माइंड से कुछ चीजों को हटा सके, तो ये बड़ा गेम होता है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि यार अपना स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, कोई एक खेलो, चाहे 10-20 मिनट जितना भी आपको टाइम लगे, बैडमिंटन खेलो, रनिंग करो, कुछ ना कुछ करो, करते रहिए। और तीसरी चीज ये कि कोई ना कोई एक एंटरटेनमेंट का साधन जरूर चुनिए जिससे आपको मजा आता है। जैसे मेरे को पर्सनल लेवल पे मजा आता है मूवी देखने, है ना, तो मैं जो घटिया से घटिया मूवी होता है वो भी देखता हूँ। मैं हर सप्ताह 1-2 मूवी, 3 मूवी जितनी आती मैं लगभग देख जाता हूँ, सारी की सारी मूवी थिएटर में जाके। कोई यार दोस्त नहीं मिलता, साथ के टीचर नहीं मिलते, वो परेशान हो लेते हैं, जाते नहीं है, तो मैं अकेला भी चला जाता हूँ। क्योंकि आपको इसे बहुत हेल्दी रखना चाहिए, है ना। मेंटल हेल्थ पे लोग हाँ, कम ध्यान देते हैं,
इसको इसको बहुत ध्यान हेल्दी बहुत रखना होगा। अगर ये हेल्दी नहीं होगा तो परफॉर्मेंस उतनी बेटर मिलेगी ही नहीं एग्जाम में। इसी से आपको एंजाइटी आनी है, इसी से सब कुछ आना है। यही आपके गुड हार्मोन भी रिलीज करेगा, यहीं से आपको बैड हार्मोन भी रिलीज होने हैं, है ना। तो इसको जो जैसा रास्ता देंगे वैसा ही रास्ता इसको मिलता चला जाएगा। तो कोशिश करिए इन तीनों चीजों पे फोकस किया जाए। यार दोस्तों, माँ बाप से बात करिए, यार दोस्तों से बात करिए और तगड़े लेवल के गप्पे लड़ाइए। दूसरा, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करिए जिसमें भी आप हो। तीसरा, कोई एंटरटेनमेंट का साधन रखिए, चाहे मूवी देखना है, गाने सुनना है, और कोई आपका बातें बनाने का मन है, कुछ और ड्राइंग बनाने का मन है, कुछ ना कुछ एक रखिए जिससे आपको खुशी होती है। तो ये साधन है। अच्छा, अब आते हैं पढ़ाई पे, है ना। तो मुझे ये बताना कि आपने लाइब्रेरी में पढ़ाई की या घर पे सेल्फ स्टडी? मैंने सर घर पे पढ़ाई करी, सेल्फ स्टडी। घर पे। हाँ, घर पे बहन, छोटी बहन की जॉब लग गई थी, वो चली गई थी, हम्म। मम्मी थी अकेली, हाँ, तो माहौल तो मिल कोई गया घर में। डिस्टरबेंस कोई था नहीं। हम्म। घर पे रह के खाना पीना बढ़िया, हम्म। टाइम से उठना, टाइम से सोना, हम्म। कपड़े धोना, ये सब कोई टेंशन है नहीं। तो मम्मी कर देती है। पूरा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। जब आप पढ़ते हैं तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। करते हैं। अच्छा, आज जब तू कामयाब हो गया है, तो 7-8 साल की जो जर्नी हुई तेरी, मैं बात कर रहा हूँ 11th क्लास में जब आपने फॉर्म भरा होगा एनडीए फर्स्ट के लिए, हाँ पहली बार जब आपने भरा होगा, तब से वो कंपटीशन चालू हुआ। और आज जहाँ मेरे साथ बैठे हैं वहाँ पे मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया, कंपटीशन वहाँ पे भी चालू था। तो इस लंबी जर्नी को अब कैसे देखते हो? अब इससे प्यार है कि बस है कि पीछा छूटा, हटाओ बला को? सर, एक मन में आता भी है कि पीछा छूटा, हाँ। बट एक मन में ये भी आता है कि जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, हाँ। उसने आगे लाइफ के लिए मुझे मजबूत कर दिया। अब चीजें सारी सबके साथ होती हैं, आपका वे है कि आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं। हाँ, ये दोबारा डिप्रेशन का फेज जीवन में नहीं आएगा। हाँ, अगर आएगा भी तो मुझे पता है मैं कैसे टैकल करना है। टैकल कर लेंगे। नाइस, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अब आते हैं सब्जेक्टिव पे। अपनी सब्जेक्ट की तैयारी बताओ, कहाँ कहाँ से आपने की, कैसे की, कौन सी ऐसी चीजें जो नए बच्चे को ध्यान देनी चाहिए? शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। सर, रीजनिंग मैंने कैरियरविल से ही बैच लिया था, किनका? पीयूष वासने सर का। अच्छा। हाँ, तो उन्हीं से पढ़ा रीजनिंग पूरा। और जैसे रीजनिंग में सिर्फ थ्योरी कंसेप्ट्स पढ़ने होते हैं, कंसेप्ट देखे सर के, और वो शीट्स देते हैं साथ में, शीट्स लगाई, तो रीजनिंग जल्दी कवर कर दिया मैंने। इंग्लिश? इंग्लिश सर, मैंने गोपाल सर के यूट्यूब वीडियो से, वोकैब उन्हीं से किया मैंने, वोकैब से। और इंग्लिश में मैंने टॉपिक उठाए। अच्छा, जो मुझे टॉपिक वीक लग रहे थे वो टॉपिक उठाए, यूट्यूब से देखे, वही खत्म किया। अच्छा। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। और जी के पूरा मैंने अभिषेक सर का जो पूरा बैच आता है, इसमें सारे बैच, सारे टीचर्स होते हैं। सर, मैं अभी तो हंसी आती है, कैरियरविल पहली बार मैं सुना था कि कैरियरविल है, उस पे तब सर का बैच लॉन्च ही हुआ था, अभिषेक सर का। मतलब मैं अंदर से खुश हो गया कि जैसी मैंने तैयारी शुरू करी वैसी बैच आ गया। मैंने खटाक से बैच खरीदा, तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, तो मुझे जीएस पे ना थोड़ा एक्सप्लेन करके बता, अभिषेक सर वाले बैचेज में, जिसमें अभिषेक सर शायद हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ा रहे थे, विवेक सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, और राशिद सर वगैरह इकोनॉमिक्स, और इस तरह से टीम थी। सर, जीएस तो मैंने एक ही बार पढ़ी है अभिषेक इन्हीं सर से। उससे पहले मैथ्स का बैकग्राउंड था मेरा, तो सर ने जो पढ़ाया मैंने वही पढ़ा सर। अच्छा। हाँ, उसके अलावा कुछ अलग से लिया नहीं। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। मेरा ये था कि जैसे सर से जो टॉपिक पढ़ा है आज, उस टॉपिक के क्वेश्चन वहीं लगाने उसी दिन। अच्छा, तो लगाते थे? वो टॉपिक वहीं आपको थोड़ा बैठ जाएगा दिमाग में, क्योंकि जीएस ऐसा आपको पूरा याद करना है। तो कुछ चीजें रिलेट हो सकती हैं, ज्योग्राफी है जैसे, वो आपकी पूरी उसमें विजुअलाइज हो जाएगी, वो उसमें आसानी रहेगी। पर आपको क्वेश्चन टॉपिक के साथ साथ लगाते चलो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। नाइस, ठीक ठीक। अच्छा, और कुछ बच्चों को आप बताना चाहें इंट्रो के एंडिंग में, कुछ भी जो आपको दिल कर रहा है? सर, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ज्यादा टाइम मत लगाओ, इसमें मत रहो कि इस बार नहीं अगली बार ले लेंगे सिलेक्शन, अगली बार नहीं अगली बार ले लेंगे सिलेक्शन। जब भी आप कर रहे हो, ये मन बना के करो कि मिशन मोड में मुझे इस बार लेना है। नाइस। क्योंकि जितना टाइम आप देते जाओगे उतना आप पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। ये मैं झेल के बैठा हूँ, और वो प्रेशर झेला नहीं जाता, वो नहीं झेला जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है प्रेशर झेलना। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को भी नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। इस भाई से बात करके आप बहुत कुछ सीखे होंगे इसकी जर्नी के बारे में।
समझ पाए होंगे कि कंपटीशन क्या होता है और एक बच्चा तैयारी करते हो तो किस किस स्टेज से गुजरता है। और मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब बच्चा कंपटीशन पे जाता है ना, तो आप ये समझिए युद्ध लड़ने जा रहा है, और जब तक उसको बैक से यानी पीछे से मोरल सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो वो अकेला हो जाएगा युद्ध में। और कई बार पीछे से मोरल सपोर्ट मिलना इतना जरूरी है जिसके बिना बच्चा अपनी जर्नी को आगे बढ़ा ही नहीं पाएगा। तो थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार।